हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस सेशन। माय नेम इज मेघना। सो आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम्स की जो भी आपके फ्यूचर में एग्जाम्स आने वाले हैं उनके लिए आप तैयारी कर रहे हो। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम पहली बार दे रहे हैं, मतलब अपना जो बैंकिंग एग्जाम्स की जर्नी हो सकता है यहाँ से शुरुआत कर रहे हो, इससे पहले आपने एग्जाम नहीं दिया है। तो आपको फोकस के साथ सिर्फ डेडिकेटेडली पढ़ाई करनी है यहाँ पे, ठीक है। आपको कॉन्फिडेंट रहना है। अब अगर यहाँ पे बात आती है एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम की नोटिफिकेशन दोनों ही एग्जाम का आ गया है और जो प्री है मेंस है उसका भी आपको थोड़ा सा टेंटेटिव जो मंथ है वो आपको पता है यहाँ पे, राइट। और दोनों ही एग्जाम्स के लिए अगर आप फोकस कर रहे हो तो कई स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन आता है कि दोनों एग्जाम्स में से किसको हम इंपॉर्टेंस दें, या फिर मान लो हमारा फाइनल सिलेक्शन हो गया, दोनों ही एग्जाम्स के अंदर फाइनली सिलेक्ट हो गए, तो एट द एंड हम किसे प्रेफरेंस देंगे, यहाँ पे किसे चूज करना चाहिए। तो हम ये डिफरेंट फैक्टर्स पे डिसाइड करते हैं, राइट। और उन फैक्टर्स को देखकर हम ये देखते हैं कि हमें ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम इन सारी ही चीजों पे बात करेंगे कि अगर आपका दोनों बैंक में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको किसे चूज करना चाहिए, कैसे चूज करना चाहिए और क्या क्या चीजें इसके अंदर होती हैं, एंड देन यू कैन डिसाइड योरसेल्फ, राइट। आप खुद ही इंफॉर्मेशन आपके पास है और आप अपने अच्छे के लिए, मतलब अपने हिसाब से वो चीज आप चूज कर सकते हो। इट इज अप टू यू, ठीक है। एंड ऑल्सो जो भी स्टूडेंट ये दोनों ही एग्जाम को देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि एग्जाम की प्रैक्टिस करें, पर ये सोच रहे हैं कि दोनों एग्जाम्स के लिए कैसे हम फोकस करेंगे, कैसे टारगेट करेंगे, तो ये भी सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे कि आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो कैसे ही दोनों को फोकस करके अपना टाइम इन्वेस्ट आप कर सकते हो, क्या क्या चीजें सिमिलैरिटी है इन दोनों के बीच में, क्या क्या डिफरेंसेस है, वो सारी ही चीजें जैसे एलिजिबिलिटी हो गई, क्या है दोनों एग्जाम्स के लिए, आपका एग्जाम पैटर्न में क्या डिफरेंस है दोनों एग्जाम्स में, ये सारी चीजों पर हम बात करने वाले। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। एंड यहाँ पे काफी स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो मतलब अभी तक जिन्होंने ये नहीं पता कि एग्जाम में लेवल कैसा आता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। वहीं से आपको लेवल पता चलता है क्वेश्चंस का, एग्जाम का। तो ये आप प्रीवियस ईयर पेपर से अच्छे से पता कर सकते हो एंड ये ई बुक आपको इन सभी के लिए हेल्प करेगा। तो ये ई बुक आप डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो और एनालाइज कर सकते हो खुद से कि कैसा लेवल होता है एग्जाम का। इन ई बुक का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ना ही सिर्फ एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क के लिए, आपके पीओ एग्जाम्स के भी प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको इन ई बुक्स के अंदर अवेलेबल है। अगर हम नेक्स्ट बात करें, और काफी ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो सोच रहे हैं कि ऐसा प्लेटफॉर्म उनको मिल जाए जहां से वो मल्टीपल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर पाए, पीओ के लिए भी, क्लर्क के लिए भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाए। तो ये जो आपके पास कोर्स है बैंकिंग एग्जाम्स महापैक, आपका कंप्लीटली एक साथ देता है, कंपेनियन बन जाता है आपके स्टार्ट से लेकर एंड तक की जर्नी के लिए। मतलब अगर आप प्री से शुरुआत कर रहे हो या बेसिक से शुरुआत कर रहे हो, जब आप इंटरव्यू प्रोसेस तक अगर आपको जाना है, जैसे पीओ के एग्जाम्स में इंटरव्यू भी होता है, तो फाइनली सिलेक्शन तक आपको इंटरव्यू भी क्रॉस करना है, तो वहां तक आपका ये पूरा कोर्स जो है आपका साथ देता है। जैसे कि इसके अंदर रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, आपके क्वांट रीजनिंग इंग्लिश की टॉपिक वाइज टेस्ट भी हैं, मिनी मॉक टेस्ट हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं। साथ में इसमें आपके पास डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का भी पूरा मटेरियल आपको मिलता है। आईबीपीएस पीओ के लिए भी एंड एसबीआई पीओ के लिए डिफरेंटली आपको मिलेगा। कंप्यूटर क्लासेस आपको मिलेंगी, करंट अफेयर्स आपको मिलता रहेगा और ये आपका मंथली कंपाइलेशन विद एमसीक्यूज भी आपको यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। यहाँ के अंदर भी आपको प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीलिम्स एंड मेंस लेवल मिलेंगे। इंटरव्यू गाइडेंस कंप्लीट आपको यहाँ पे मिलता है। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो इंटरव्यू के लिए तो आप यहाँ पे इंटरव्यू गाइडेंस भी आपको कंप्लीटली मिलेगा। मेंटोर सपोर्ट आपको मिलता है। अगर आपके मन में कभी कोई डाउट हुआ तो यहाँ से आप इस कंप्लीटली आपको सपोर्ट किया जाता है। यू कैन आस्क योर डाउट, आपके डाउट रिजॉल्व किए जाते हैं साथ के साथ, ठीक है। तो ये कोर्स है, आप इसके में एक बार इसको चेकआउट कर सकते हो। इसमें डेमो लेक्चर्स आप लगा सकते हो, कंप्लीटली फ्री हैं। तो उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो खुद से कि क्या ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और इसमें आप एनरोल कैसे करोगे, 3 तरीके हैं आपके पास एनरोल करने के। फर्स्ट आपके पास है कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, आपको कोर्स का लिंक मिल जाएगा। सेकंड, edutap.in वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। और थर्ड, आप edutap लर्निंग सॉल्यूशंस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से भी आपको इस कोर्स का मतलब एनरोल आप वहां से कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। तो सबसे पहले दोनों ही एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो दोनों एग्जाम्स में हमारे पास जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो सेम ही होता है। प्री होगा, मेंस होगा और यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी मेंस के एग्जाम से, मेंस के स्कोर से यहाँ पे फाइनलिस्ट तैयार होती है। दोनों ही एग्जाम्स में आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपना प्रूफ नहीं प्रोवाइड कर सकते कि उन्होंने ये पर्टिकुलर लैंग्वेज 10th 12th या किसी भी स्टैंडर्ड में अपनी
पड़ी हुई है, देयर इज नो प्रूफ, तो उन्हें LLPT देना पड़ता है, और जिनका प्रूफ है तो उनको नहीं देना पड़ता है। अब यहाँ पे इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, इट इज इंपॉर्टेंट, आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, बिकॉज जिस स्टेट से आप फिल कर रहे हो वहां की लैंग्वेज आपको आती है या फिर नहीं आती है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब आपका जब सिलेक्शन हो जाता है एंड में, दोनों में ही आपका स्टेट वाइज ही पोस्टिंग रहती है, मतलब उस स्टेट या उस सर्कल, जो भी सर्कल जहां से आपने फिल किया है, वहां पे ही आपका हमेशा पोस्टिंग रहेगी, इसलिए वहां की लैंग्वेज वगैरह आपको आनी चाहिए। अगर हम थोड़ा नेक्स्ट बात करें इसके एग्जाम्स के बारे में, तो सबसे पहले आप ये जान लो कि हम जो अपना स्टार्ट कर रहे हैं सोचना, वो उसमें हम कहाँ तक, मतलब प्री कहाँ कब है, मेंस कब है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए भाई, है ना। तो ऑनलाइन जो आपका प्री का एग्जाम है वो सितंबर में है, हम SBI क्लर्क की बात कर रहे हैं पहले, ठीक है, और मेंस का एग्जाम जो है वो आपका नवंबर में है, और ये अभी आपका टेंटेटिव है, इसमें आपकी डेट्स जो है वो बाद में आपको पता चल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें IBPS क्लर्क के लिए, ये आपके जो आपका IBPS का कैलेंडर आता है उसके हिसाब से है, ये आपकी जो अक्टूबर है, प्रीलिम्स का एग्जाम है अक्टूबर के अंदर, एंड मेंस का एग्जाम है आपका नवंबर 29 के हिसाब से, तो यहाँ पे आपको इसी हिसाब से अपनी प्लानिंग्स करनी पड़ेगी। एंड रिमेंबर दैट विदाउट प्लानिंग हम यहाँ पे अगर पढ़ाई करने बैठते हैं तो एक वो थोड़ा हमारा स्प्रेड हो जाता है चीजें, मतलब हमें ये नहीं पता होता है कि हम कैसे पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ चुके हैं, कितना और पढ़ना है, कब तक पढ़ना है, राइट। तो ये सारी चीजें आपको इसीलिए स्ट्रेटेजिकली ही प्रिपेयर करना पड़ता है कि ज्यादा समय आप ना लगाओ, तभी तो लोगों को, कुछ लोगों को 2 साल 3 साल भी लगते हैं, और कुछ लोगों को 1 साल में ही उनका क्लियर भी हो जाता है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे से स्टार्ट करते हैं कंपेयर करना कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या पैटर्न है, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी से स्टार्ट करते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें SBI क्लर्क की एलिजिबिलिटी के लिए, तो आपकी एज वही है 20 ईयर्स एंड 28 आपकी मैक्सिमम है, तो 20 से लेकर 28 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए। और जो इस बार की नोटिफिकेशन है उसमें आपको कंप्लीट ये भी बताया जाता है कि इस पर्टिकुलर डेट से लेकर आपकी इस पर्टिकुलर डेट तक ही एज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे से रीड कर सकते हो। तो बेसिकली जो जनरल EWS कैटेगरी वाले हैं जिनको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता है एज के अंदर, उनका यहाँ पे 20 से लेकर 28 साल की उम्र होती है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें रिलैक्सेशन का, ये SBI क्लर्क के रिलैक्सेशन का है, कुछ कैटेगरीज होती है जिनको रिलैक्सेशन आपका मिलता है। SC ST को आपको 5 इयर्स का है, OBC आपका 3 इयर्स का है, PWBD में भी आपके कैटेगरी वाइज यहाँ पे गिवन किया गया है, जनरल EWS के लिए 10 साल, OBC के लिए 13 साल, और यहाँ पे SC ST के लिए आपका 15 साल। बाकी आपको यहाँ पे ये भी दिख रहे हैं, विडो एंड डिवोर्स्ड विमेन 7 इयर्स, और यहाँ पे अलग अलग आपको कैटेगरी वाइज दिखेगा, आप ये कैटेगरीज को रीड कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगर हम यहाँ पे बात करें, इसमें एक और चीज आती है, ट्रेंड अप्रेंटिसेस ऑफ SBI। अगर आप इस कैटेगरी में लाई करते हो, इफ यू आर समवन जो आप यहाँ पे सिलेक्ट हुए थे जब आप अप्रेंटिस से SBI के, तो आपके लिए भी रिलैक्सेशन आपको मिल रहा है, अगेन कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल रहा है। नेक्स्ट आपका है IBPS क्लर्क की एलिजिबिलिटी, अगेन इसमें भी आपका सेम ही है, 20 से लेकर 28 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए यहाँ पे, और अगेन आपको यहाँ पे कंप्लीटली दिया जाता है एग्जैक्ट स्पेसिफिक डेट जो आपका इस बार का नोटिफिकेशन आया होगा। तो बेसिकली दोनों एग्जाम की अगर हम एलिजिबिलिटी एज की बात करें, तो यहाँ पे आपका 20 से लेकर 28 साल की उम्र है। दोनों ही एग्जाम्स के अंदर एक और चीज है आपकी कि आपके पास क्या होता है, यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है वो भी सेम ही है, ठीक है। चलो पहले इसमें हम ये समझ लेते हैं रिलैक्सेशन क्या मिल रहा है हमको। तो SC ST के लिए अगेन 5 इयर्स का है, OBC के लिए आपको 3 इयर्स का है, आपका PWBD के लिए आपका यहाँ पे 10 इयर्स का रिलैक्सेशन है, एंड एक्स सर्विसमैन, डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन के लिए आपका यहाँ पे आप देख सकते हो +3 8 इयर्स फॉर डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, यहाँ पे आपका बिलोंगिंग टू SC ST, ठीक है। तो ये आपका रिलैक्सेशन आपको मिलता है। विडोज एंड डिवोर्स विमेन के लिए भी है यहाँ पे रिलैक्सेशन, तो आपका अगेन यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन यहाँ पे कंप्लीटली मिलता है। तो आप देख सकते हो आप कौन सी कैटेगरी में लाइक करते हो एंड व्हाट इज योर एज रिलैक्सेशन। जैसे अगर ये 3 साल है, इसका रिलैक्सेशन का मतलब होता है, जैसे अगर ये 28 मेरी टोटल एज है ना, मैक्सिमम एज 28 है वैसे, तो ये +3 आप कर सकते हो, +3 मतलब 31 साल तक आप यहाँ पे जो भी अगर इस कैटेगरी से हो तो आप पेपर दे सकते हो, ठीक है। चलिए तो ये वाली चीज हो गई। अब यहाँ पे अगर हम क्वालिफिकेशन की भी बात करें, तो क्वालिफिकेशन आपको बैचलर्स डिग्री ही चाहिए होती है दोनों ही एग्जाम्स के लिए, मतलब आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हैं, बैचलर्स डिग्री आपको यहाँ पे चाहिए होती है, ठीक है। और साथ में ये चीज ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे आपका जो रिजल्ट है आपके फॉर्म फिलिंग से पहले अनाउंस हो जाना चाहिए, मार्कशीट आपकी आ जानी चाहिए, ताकि आपको ये पता हो कि मतलब ताकि ये हो कि आप ग्रेजुएटेड हैं, पास्ड हैं अपना ग्रेजुएशन के अंदर, और आप एक तरीके से मतलब आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट कर ली है,
ठीक है, किसी भी पोस्ट, BBA, BCA, BCom, BSc, ये सब कुछ किसी ने भी कुछ भी किया हुआ है, बीटेक किया हुआ है, आप एलिजिबल होते हो, बस ग्रेजुएट आपको होना पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं, तो IBPS क्लर्क से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो जो आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड टोटल मार्क्स है वो आपका सेम ही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 100 नंबर के क्वेश्चन, 100 मार्क्स हैं और 1 आवर का टाइम है। हर एक सेक्शन के अंदर आपको इतने ही क्वेश्चन मिलेंगे, SBI के अंदर भी और IBPS के अंदर भी, प्रीलिम्स के अंदर। ठीक है, बेसिकली प्रीलिम्स के अंदर नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 है। और बट यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, इसमें आपका सेक्शनल कट ऑफ रहती है। ओवरऑल तो है ही, इसमें आपका सेक्शनल कट ऑफ है। ठीक है, अब मेंस की यहाँ पे बात करूं, IBPS क्लर्क के मेंस की ही अगेन 4 सब्जेक्ट्स हैं। जनरल फाइनेंस अवेयरनेस आपका यहाँ पे ऐड हो जाता है, तो ये आपका मेंस का पूरा पैटर्न रहता है। 155 आपके टोटल क्वेश्चंस हैं, 200 आपके यहाँ पे मार्क्स हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया 120 मिनट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, जिसमें रीजनिंग का हो गया आपका 35 मिनट्स, 60 मार्क्स एंड 40 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे हो गए। एंड अगेन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स आपका यहाँ पे ये हो गया। तो ये हो गया आपका IBPS क्लर्क प्री एंड मेंस का एग्जाम पैटर्न। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपके पास नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इस वाले के लिए, ठीक है, यहाँ पे भी आपका सेक्शनल होता है, इसको चीज को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सेक्शनल भी है और यहाँ पे कट ऑफ भी है, सॉरी नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, वही 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी। नेक्स्ट अगर हम SBI क्लर्क की बात करें तो अगेन आप देखोगे, जैसे मैंने आपको बताया प्री में आपका सब कुछ सेम ही होता है, 1 घंटे का टाइम, बाकी सब्जेक्ट्स के इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी सेम ही हैं, टाइमिंग भी आपको सेम ही रहती है। एक डिफरेंस रहता है सिर्फ प्री के एग्जाम में दोनों में, कि इसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ आपकी नहीं मेंटेन होती है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ भी 1/4 की ही होगी, बट सेक्शनल कट ऑफ यहाँ नहीं है। तो हमने सीखा कि IBPS क्लर्क प्री में आपकी सेक्शनल कट ऑफ है, बट यहाँ पे आपकी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। नेक्स्ट अगर मेंस की हम बात करें तो मेंस में आपका रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड आपका 60 मार्क्स एंड 50 क्वेश्चंस 45 मिनट्स हैं। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 35 मिनट्स। जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 35 मिनट्स, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 45 मिनट्स। ठीक है, तो ये आपका पूरा पार्ट रहता है। एंड अगेन आपको यहाँ पे 2 आवर्स 40 मिनट्स का टाइम पूरा मिल रहा है। ठीक है, ओके, अब आपके पास नेक्स्ट क्या आता है कि 200 टोटल मार्क्स हो गए, 190 क्वेश्चंस हो गए। एक चीज और देखिए, सेक्शन वाइज आपके मेंटेन नहीं होते हैं, तो आपका SBI क्लर्क मेंस में भी कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। सिंपल सीधी बात है, IBPS क्लर्क में इसका मतलब दोनों में सेक्शन है कट ऑफ, एंड इसमें आपकी नहीं है। ओवरऑल तो दोनों में ही कट ऑफ रहेगी, आपको कट ऑफ क्लियर करनी पड़ती है। मेंस के मार्क्स आपके दोनों ही एग्जाम्स में जुड़ते हैं, तो जितना अच्छा आप कोशिश कर सकते हो, मतलब अपना पेपर देने का, जितना अच्छा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा, वो आपको मेंस में करनी है। ओके, अब हम बात करते हैं रोल्स की। ठीक है, क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है। तो दोनों ही आप जब दोनों ही एग्जाम्स को क्वालिफाई करके आप बैंक में सिलेक्ट होते हो, तो सबसे पहले तो आप कैसे होते हो सिलेक्ट, जैसे कि आपका देखो SBI में, SBI क्लर्क का जब आप एग्जाम दे रहे हो तो देयर इज ओनली SBI। ठीक है, देयर इज ओनली SBI, एक बैंक है आपका, SBI में आपका पोस्टिंग रहेगी। अब IBPS क्लर्क का जब आप एग्जाम दे रहे हो, देयर आर मल्टीपल बैंक जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपके इस बार के सिलेक्शन के अंदर। जैसे आपका पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे, कैनरा बैंक हो गया, मल्टीपल बैंक्स आपके हो गए। ठीक है, तो इनमें से किसी ना किसी एक बैंक में आपका बाद में जाके सिलेक्शन होता है, या फिर आपकी ज्वाइनिंग होती, कहते हैं ज्वाइनिंग होती है। ठीक है, अब उसमें जब आप एज अ क्लर्क, दोनों में ही एज अ क्लर्क जाते हो, ठीक है, जैसे आप SBI में जाते हो तो आपका जूनियर एसोसिएट की पोस्टिंग रहती है, पोस्टिंग वही है, बट आप एज अ क्लर्क हो। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या है कि दोनों में जब आप जाओगे तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम ही मिलती हैं। वैसे तो अगर हम बात करें PO में भी आप जाते हो तो PO में स्टार्टिंग में आपको क्लर्क के ही काम सिखाए जाते हैं और यही काम होते हैं। तो ये आपके कुछ काम, जो कुछ आपके टास्क होते हैं उनमें से आपका ये है। अब ऐसा नहीं है कि सिंगल एक ही टास्क आपका पूरा लाइफ टाइम चलता रहता है या पूरा टाइम आपको उसी टास्क को कराते हैं, नहीं। देयर आर मल्टीपल टास्क एंड मल्टीपल थिंग्स विच यू कैन लर्न एंड विच यू हैव टू डू। ठीक है, देयर आर डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो आप अलग अलग टाइम पे अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज को वहां पे हैंडल करते हो। जैसे कि आपका कैश हैंडलिंग हो गया, आपका कस्टमर हैंडलिंग हो गया, जैसे कस्टमर आता है आपसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो ये आपने कर लिया। ठीक है, क्वेश्चंस अगर कुछ आपको किसी स्कीम की इंफॉर्मेशन आपको देनी है, दैट यू विल प्रोवाइड। आपका
अकाउंट ओपन होना है, क्लोज होना है, उसके आपको कुछ फॉर्म फिलिंग का कुछ करना है, ठीक है, तो ये सारी चीजें आप करते हो। पासबुक अपडेशन कोई करवाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपने देखा होगा आप जब किसी बैंक में जाते हो डिफरेंट आपके काउंटर्स बने होते हैं, कहते हैं उस काउंटर में ये हो रहा है, उस काउंटर में वो हो रहा है ना, तो अलग अलग चीजें हैं आपकी। एटीएम इश्यूज आपका कराओगे, चेक इश्यू कराना है, और आपका जो डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन है वो आप कर रहे हो, इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कराओगे, आप डिमांड ड्राफ्ट इश्यू कराओगे, तो ये सारी चीजें कुछ आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर आती हैं। बेसिकली दोनों में सेम ही होगा, ठीक है। अब बैंक पे डिसाइड करता है कि बैंक में और क्या काम है, ठीक है। तो ये है आपका अगेन सिलेक्शन आपका मेंस के स्कोर के बाद हो जाता है। जैसे आपका फाइनल सिलेक्शन जब हो गया उसके बाद आपका जो ज्वाइनिंग है, लास्ट में आपकी ज्वाइनिंग हो गई, तो उसके बाद आपको थोड़ा ट्रेनिंग मिलती है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मतलब डायरेक्टली बैठा दिया जाएगा विदाउट कुछ भी लर्निंग है, आपको सिखाया जाता है, ट्रेनिंग होती है प्रॉपर, और उस साथ के साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाती है, ठीक है। सैलरी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो सैलरी भी ऑलमोस्ट सेम ही है, सिमिलर ही है, कुछ 1-2-3 हज़ार का ही फर्क है। इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलता है कि 10-12-13 हज़ार का डिफरेंस आपको देखने को मिल जाए। और ये आपके बिल्कुल न्यू ज्वाइनिंग जो आपके हुए थे और जिनकी आपकी सैलरी फर्स्ट सेकंड सैलरी जिनकी आई थी वही आपकी ये है। बहुत मतलब ऐसा नहीं कि बहुत जो आपके एक्सपीरियंस पर्सन है उनकी सैलरी है ये, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक पे आपका 26,000 समथिंग ही है, ठीक है। नेक्स्ट आपको ये कुछ अलाउंस आपको मिलते हैं, स्पेशल अलाउंस, डीएनएस अलाउंस, एचआरए, स्पेशल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको यहाँ पे मिलता है। एंड आपका ये सब कुछ एड ऑन होके इतना अमाउंट यहाँ पे आपका बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो उसके बाद आपके कुछ फिर यहाँ पे डिडक्शन होते हैं। कुछ डिडक्शन आपके हो गए एम्प्लॉय पीएफ फंड्स और आपके हो गया कुछ, ठीक है, एनपीएस वगैरह में आपको यहाँ पे पैसा देना है। तो ये आप देखो डिफरेंट किसी का 3000 भी कैंसिल मतलब काउंट होता है, ठीक है। ये आपका है कि आपके टोटल डिडक्शन यहाँ पे 6000 का हो गया, ठीक है। तो अब आपका यहाँ पे है नेक्स्ट की नेट सैलरी जो है, मतलब ये आफ्टर डिडक्शन है, डिडक्शन आपकी इसमें से माइनस होंगे ग्रॉस में से, और फिर आपकी एक नेट सैलरी आती है जो आपके अकाउंट में आती है। तो बेसिकली यहाँ पे 42,000 और 39,000 के आसपास आपकी सैलरी हो रखी है, ठीक है। इसमें आपका जो जैसे कि किसी का सिर्फ कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड होता है, ठीक है, किसी का ये चीज नहीं है, ठीक है, किसी का है। तो ये मतलब आप देखते हैं कि इसमें आपने क्या क्या ऑप्ट किया हुआ है, क्या क्या चीजों पे आपने यहाँ पे वहां पे लिया, कि कोई उस टाइम पे फेस्टिवल फंड वगैरह वो भी अलाउंस वो भी लेता है, ठीक है। तो वो डिडक्शन आपका यहाँ पे होता है सैलरी के अंदर से बेसिकली, और नेट सैलरी आपकी 39,000। तो एक तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 40,000 का जो अमाउंट है, अराउंड 40,000 आपको यहाँ पे मिल जाते हैं नेट सैलरी के अंदर, ठीक है। और बाकी जो होता है आपका, जैसे ये आपका पेंशन फंड होगा, वो आपके बाद के लिए ही आपके लिए ही सेव होता है। आईबीपीएस क्लर्क की सैलरी की अगर हम यहाँ पे बात करें, आईबीपीएस क्लर्क की सैलरी, एंड अब आपको पता है कि ये स्टेट वाइज होता है, डिफरेंट बैंक होता है, तो डिफरेंट बैंक में वरी कर सकता है, कुछ 1000 रुपीज 1-2 ऐसे करके, कुछ 100-200 रुपीज ऐसे भी वरी करता है, ठीक है। तो आपका बेसिक पे आपका ये है रहता है। इसमें भी आपके डिफरेंट अलाउंस आपको यहाँ पे मिलते हैं, मल्टीपल अलाउंस, स्पेशल अलाउंस हो गया, एचआरए अगर आप यहाँ पे हाउस अलाउंस ले रहे हो, ठीक है, डीएनएस अलाउंस आप ले रहे हो, तो ये सारी ही चीजें आपको यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। फिर आपकी एक नेट सैलरी यहाँ पे मिलती है 45,000 प्लस, दैट इज 46,888, एंड यहाँ पे आपका डिडक्शन भी होंगे, ठीक है, कुछ डिडक्शन आपके यहाँ पे होते हैं। सो 3400 समथिंग आपका कुछ डिडक्शन हो गया जो आपका एनपीएस वगैरह में जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पे फिर आपका नेट सैलरी आता है आफ्टर द डिडक्शन 43,000 समथिंग। तो एक तरीके से देखा जाए तो 40,000 का अमाउंट जो है वो दोनों ही बैंक्स के अंदर आपको मिल रहा है। एंड अगेन यहाँ पे आपका डिडक्शन के हिसाब से यहाँ बाद में आपकी नेट सैलरी आ गई है, ओके। तो अब हम देखें तो ये आपकी सैलरी का रहता है दोनों ही बैंक्स के अंदर। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं पोस्टिंग एंड लाइफस्टाइल के बारे में, दोनों ही जब एग्जाम आप देते हो और आपके इसके अंदर क्या क्या पोस्टिंग रहती है, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे इन एग्जाम्स को क्लियर करके बैंक में सिलेक्ट होते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया एसबीआई क्लर्क में आपका सिर्फ एसबीआई है, ठीक है, और आपका आईबीपीएस में मल्टीपल बैंक्स हैं, ठीक है। अब अलग अलग बैंक में जो भी आपकी प्रेफरेंस रहती है उस हिसाब से आपको वहां पे ज्वाइनिंग मिलती है। पोस्टिंग दोनों में स्टेट वाइज, सर्कल वाइज, स्टेट वाइज ही रहती है, मतलब जिस भी आपने एरिया का, जिस भी रीजन के लिए आपने वहां पे पेपर भरा है, फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा है, वहीं पे आपका लास्ट में पोस्टिंग रहती है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो ध्यान से फॉर्म फिल करना, ओके। तो आपके जो पोस्टिंग है वो कैसे रहेगी, स्टेट वाइज रहेगी,
जैसे अगर मैंने मान लो हरियाणा से फॉर्म फिल किया, तो हरियाणा के अंदर या हरियाणा के एरिया के अंदर, रीजन के जो भी आपका हरियाणा कवर करता है, आसपास के एरियाज के अंदर, वहां पे आपका पोस्टिंग होता है। अब पोस्टिंग कैसे होती है, जैसे कि अब कोई कहता है कि क्या हमें अपने घर के पास या घर के, जैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट, किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में मेरा घर है, तो उस डिस्ट्रिक्ट के पास मुझे मिल जाएगा क्या पोस्टिंग? देखो, मिल सकता है, बट अगर आपके उस पर्टिकुलर बैंक में वैकेंसी है, तो जहां जहां वैकेंसी होती है, जैसे जैसे वैकेंसी जिस पर्टिकुलर ब्रांच में होती है, उस तरीके से पोस्टिंग आपकी यहाँ पे होती है। अब मान लो आपके घर के बगल पे कोई बैंक है, 2-4 मतलब कुछ किलोमीटर के अंदर और भी बैंक्स हैं, बट वहां अगर वैकेंसी नहीं है तो वहां सिलेक्शन नहीं होगा। तो कुछ कुछ लोगों का घर के आसपास भी सिलेक्शन मिल जाता है, कुछ कुछ लोगों का थोड़ा दूर भी मिल जाता है, दैट वरीज, ठीक है। बट अगेन, दोनों ही एग्जाम्स के अंदर एक फायदा ये रहता है कि आपकी हमेशा स्टेट के अंदर, उस स्टेट के अंदर ही पोस्टिंग रहती है जहां से आपने फॉर्म फिल किया। तो अगर हम यहाँ पे ये लगा के चलें कि कोई अपने घर के स्टेट से ही, जहां उनका घर है उसी स्टेट से फॉर्म फिल कर रहा है, तो आप घर के आसपास रहते हो, 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, ऐसे ऐसे करके जिस भी हिसाब से वहां पे आपकी पोस्टिंग रहती है, ठीक है। अगेन, वरीज ऑन द वैकेंसीज ऑफ द ब्रांच, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट होता है लाइफस्टाइल का। लाइफस्टाइल क्या रहेगा आपका, वर्क प्रेशर क्या रहता है, दोनों। अब जैसे आप क्लर्क, एज अ क्लर्क जा रहे हो, तो क्लर्क पे तो वैसे ही आपका वर्क प्रेशर नहीं रहता है, 10 बजे लेकर 5 बजे का आपका टाइमिंग है। बट अगर हम देखा जाए तो काफी लोग बोलते हैं एसबीआई क्लर्क में थोड़ा सा प्रेशर फिर भी रहता है आईबीपीएस क्लर्क के मुकाबले, ठीक है। एक तो ये हो जाता है आपका। बट एक चीज देखिए कि कभी आप मतलब जॉब आप ढूंढ रहे थे, आप अनएम्प्लॉयड थे, राइट, और अब आप यहाँ पे एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में हो, जैसे किसी भी बैंक में हो, और आपके एक सरकारी नौकरी लग गई है, तो वो तो आपके लिए वैसे ही बहुत अच्छा, एक बहुत कंप्लीट, मतलब एक क्या बोलेंगे उसको, एक प्राउड मूवमेंट ही रहेगा, राइट, चाहे आप किसी में भी सिलेक्ट हुए एट द एंड, है ना। काफी लोग एसबीआई इसलिए भी चूज करते हैं कि थोड़ा ब्रांड नेम हो जाता है, भाई एसबीआई, कोई और बैंक जाने ना जाने लोग, बट एसबीआई तो हर कोई जानता है ना। तो काफी लोग एसबीआई क्लर्क जो है वो इस हिसाब से भी ज्वाइन करते हैं। आप भी अगर ऐसे पर्सन है जिसे अपने पीछे अपने बैकग्राउंड पे ये नेम टैग लगाना है कि भाई चलो आई वॉज वर्किंग इन एसबीआई, तो यस यू कैन चूज एसबीआई ऑल्सो, ठीक है। और आईबीपीएस में भी आपके डिफरेंट डिफरेंट बैंक है, पीएनबी हो गया आपका, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, कैनरा बैंक हो गया, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट आपके बैंक्स हैं, ठीक है। एक आपका ये हो गया। लाइफस्टाइल आपकी दोनों में वर्क प्रेशर कम ही रहता है, क्योंकि आप एज अ क्लर्क ज्वाइन कर रहे हो। अगर हम दोनों में कंपेयर करें फिर भी वर्क प्रेशर का, तो क्लर्क वाले, एसबीआई क्लर्क वाले में थोड़ा ज्यादा रहता है, हल्का सा, ठीक है। और यहाँ पे आपका और बात करें तो आप अपने मतलब नॉर्मल 6 बजे तक घर जा सकते हो आराम से, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 6 बजे तक आप घर जा सकते हो, तो आप अपने फैमिली को भी अच्छा टाइम दे सकते हो। किसी और एग्जाम के लिए आपने प्रिपरेशन करना है आगे, और दूसरे एग्जाम्स के लिए, वो भी आप यहाँ पे से कर सकते हो, बिकॉज यू विल हैव टाइम, राइट, वो आपको फिर बाद में निकालना पड़ेगा। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस क्या है हमारे पास यहाँ पे, और सिलेबस से पहले हम प्रमोशन थोड़ा जान लेते हैं। देखो, प्रमोशन फिर आपका आगे क्या होता है, जैसे अगर मैंने एसबीआई क्लर्क या आईबीपीएस क्लर्क सिलेक्ट हो गए, तो आगे क्या, आगे आपके पास यहाँ पे जब आप एज अ क्लर्क ज्वाइन कर रहे हो, कल कुछ लोग होते हैं जो नेक्स्ट ईयर ही पीओ का एग्जाम दे देते हैं ना, या कुछ और एग्जाम निकाल लेते हैं नेक्स्ट ईयर, या फिर उसी साल आप नेक्स्ट ईयर में निकाल लेते हो। तो आप दूसरे एग्जाम में चले गए, आपने एग्जाम क्वालिफाई किया 0 से लेकर, ठीक है, आपने क्वालिफाई किया। कुछ ऐसे होते हैं जो 2-3 साल काम करते हैं, कुछ साल काम करते हैं, उसके बाद सोचते हैं प्रमोशंस का। अब इंटरनल प्रमोशन होते हैं, बिल्कुल होते हैं, आपको उनके लिए एग्जाम क्वालिफाई करना होता है, और फिर आप वहां पे आगे दूसरे पोस्ट के लिए वहां पे एलिजिबल हो जाते हो। अब जैसे यहाँ पे जैसे बात करें जाए एसबीआई क्लर्क के प्रमोशंस की, तो थोड़ा सा फास्ट है आईबीपीएस क्लर्क के जितने भी बैंक्स वगैरह होते हैं उसके हिसाब से, ठीक है। एसबीआई क्लर्क का जो प्रोसेस होता है, प्रमोशन प्रोसेस, दैट इज अ लिटिल फास्टर देन आईबीपीएस क्लर्क वाला। ये मैंने आपको बता दिया। दोनों में ही आप एज अ पीओ कब एलिजिबल होते हैं, 3 से 4 साल की आपने सर्विस यहाँ पे आपने की, उसके बाद आपने अगर जॉब और कैब आपने यहाँ पे क्वालिफाई किया हुआ है, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। नेक्स्ट भी काफी आपके पास चांसेस आते हैं, आगे चलकर भी आप यहाँ पे आगे चलकर भी आप मतलब एज अ पीओ के लिए एलिजिबल हो जाते हो। जब आप एक टेस्ट देते हो, टेस्ट के बाद आप क्वालिफाई होंगे, फिर आप पीओ बनोगे। अब जब आप पीओ बन जाते हो, उसके बाद फिर वही आपका आगे चलता है, जैसे जब आप एज अ जो पीओ बन जाते हैं लोग, उसके बाद जो उनका प्रमोशनल प्रोसेस चलता है, ठीक है, आगे जब तक आपकी सर्विस एंड नहीं रहती है, ठीक है। तो काफी लोग ऐसे भी होते हैं जो हमेशा क्लर्क बने ही रहते हैं, कि क्या वो पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। क्लर्क भी आप हमेशा रह सकते हैं अगर आप यहाँ पे कोई भी प्रमोशन आके मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो ये चीज हो गई। सिलेबस दोनों का सेम रहता है,
प्री में आपको वही जैसे रीजनिंग, क्वांट्स एंड इंग्लिश आपको पढ़ना है दोनों ही एग्जाम में। मेंस में एक ऐड हो गया आपका जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट। यस, पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है, क्वेश्चंस का नंबर आपका हल्का डिफरेंट है दोनों एग्जाम्स के अंदर मेंस में, तो वो आप देख लीजिएगा जरूर। सेक्शनल कट ऑफ का भी यहाँ पे डिफरेंस है, वो भी आपको याद रखना है। सिलेबस आपका सेम है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सेम है, लेवल आपका सेम है, ठीक है। दोनों ही एग्जाम्स का लेवल जो है वो सेम रहेगा। कुछ भी आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि अगर मैंने इसको ये पढ़ा तो दूसरे एग्जाम के लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा, नहीं, पढ़ना आपको सेम ही है, बस थोड़ा बहुत आपको पैटर्न के हिसाब से ढालना पड़ेगा खुद को। तो ये आपका रीजनिंग का प्री का हो गया, ये मेंस का आपका सिलेबस है। ये अगर हम न्यूमेरिकल एबिलिटी प्रीलिम्स की बात करें, ये हमारा मेंस का पैटर्न हो गया, सिलेबस हो गया। ये हमारा इंग्लिश लैंग्वेज प्रीलिम्स का है, ये आपका मेंस का है, ठीक है। ये जनरल अवेयरनेस है, ये सारी ही टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। सो आई होप आपको सारी ही चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी कि क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर एंड हाउ यू आर गोइंग टू डिसाइड। जैसे मैंने आपको बताया कि पीपल चूज समटाइम्स एसबीआई ओवर आईबीपीएस बैंक्स, बिकॉज जो आईबीपीएस के अंदर जो पार्टिसिपेटिंग बैंक्स होते हैं उनके मुकाबले, क्योंकि एक ब्रांड वैल्यू होती है सबसे बड़ी बात। थोड़ा हम किसी को बताने में भी अच्छा लगता है कि हम एसबीआई में काम करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, किसी और बैंक को जाने ना जाने, बट एसबीआई हर कोई जानता है ना। ये भी है आपका वर्क प्रेशर विल बी अ लिटिल मोर इन एसबीआई क्लर्क देन आईबीपीएस क्लर्क, ठीक है। वैसे तो क्लर्क में इतना प्रेशर आपको नहीं मिलेगा, धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ेंगी तो आपको काम के साथ साथ थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दी जाएगी, दैट इज डिफरेंट, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे प्रमोशंस की, तो एसबीआई क्लर्क में जो प्रोसेस होते हैं, इंटरनल प्रोसेस अगर हम बात करें वो थोड़ा फास्ट रहते हैं एसबीआई के अंदर, और ये चीज आपकी आईबीपीएस के अंदर थोड़ा स्लो रहती हैं, ठीक है, कंपैरेटिवली कंपेयर अगर हम बात करें तो, ठीक है। चलिए, और बाकी पोस्टिंग आपकी दोनों मतलब दोनों स्टेट वाइज ही हैं, दोनों स्टेट वाइज ही आपकी पोस्टिंग करते हैं। लैंग्वेज का दोनों ही जगह इंपॉर्टेंस है। तो आप क्या करो, आप आराम से यहाँ पे जो भी आपको एट द एंड इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर जहां भी आपकी पोस्टिंग आ रही होती है, जहां भी आपकी ज्वाइनिंग आ रही है, पास आ रही है घर के, तो उसे आप चूज करिएगा, क्योंकि बाद में जाके आपको यही रियलाइज होता है कि हम अपनी फैमिली के आसपास रहें, दैट इज बेटर। ओके, चलिए, तो ये सारी चीजें थी। एंड कहाँ से आप प्रिपेयर करेंगे, तो आप ये बैंकिंग चैनल, एडुटैप बैंकिंग चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट सेशन जो आपकी प्रैक्टिस में हेल्प करने वाले हैं। यहाँ पे से अगर आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं तो दिस इज द प्लेटफॉर्म, ठीक है। या अभी आपका एसबीआई और आईबीपीएस क्लर्क दोनों ही प्रीलिम्स के लिए आपके मॉक टेस्ट चल रहे हैं, जो आपके डेली होते हैं। ट्यूसडे एंड फ्राइडे आपका रीजनिंग का होता है, बाकी जो आपके डेज हैं जैसे मंडे से लेकर सैटरडे तक आपके यहाँ पे क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश के प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट यहाँ पे होते हैं। तो हर दिन एक मॉक टेस्ट आपका यहाँ पे कवर होता है, ठीक है, जो आपका बिल्कुल प्रीलिम्स की तैयारी आपका अच्छे से कर देगा। नेक्स्ट अगर आपको बेसिक से पढ़ना है तो ये सारी जो आपकी प्लेलिस्ट है इनको आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट सेशन मिस ना करो, अपडेट मिस ना करो यहाँ पे से, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीजें हैं। एंड यहाँ पे अगर आप एक ऐसे पर्सन है जो इस एडुटैप जो बैंकिंग एग्जाम्स महापैक है उसमें एनरोल करना चाहते हो, तो आप अगर edutap.in वेबसाइट पे जाते हो, विजिट करते हो, तो कैसे आपको कोर्स मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपको ये शो कर देती हूँ यहां पे से। तो आपने ये edutap.in वेबसाइट ओपन करी है, यहां पे अपने कोर्सेज पे आप गए, बैंकिंग एग्जाम्स कोर्सेज आप गए यहां पे से, ठीक है। बैंकिंग एग्जाम कोर्सेज पे आप क्लिक करोगे अगर, तो आपका ये ओपन होगा, ठीक है, इस तरीके से। एंड यहां पे आपका ये कोर्स है, ओके। और यहाँ पे से आपका बाय नाउ पे जाकर आप एनरोल करते हो, नो मोर पे अगर आप जाते हो तो आपको यहाँ पे डेमो लेक्चर्स भी मिलेंगे, ठीक है। डेमो लेक्चर्स कंप्लीटली फ्री हैं, तो ये आप देख सकते हो। एंड देन यू कैन इजीली डिसाइड वेदर यू शुड बाय इट और नॉट। एंड कुछ और भी इंफॉर्मेशन आपको अगर जाननी हो तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे से देख सकते हो, ठीक है। चलिए, सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। एंड रिमेंबर दैट, अभी भी याद रखिएगा कि आप दोनों ही एग्जाम को साथ में ही लेके चलें। प्रिपेयर आप दोनों ही एग्जाम्स के लिए ही करोगे, ताकि आपका चांस दोनों में बना रहे, ओके। दोनों ही एग्जाम का हर कोई पेपर देता ही है, क्लर्क अगर आप दे रहे हो तो देते ही हो दोनों एग्जाम के लिए, बाद में यू कैन डिसाइड इट, ओके। तो पहले से ही ये मत रखिएगा कि क्या होगा, पहले एक बार क्लियर करो और उसके बाद डिसाइड करिएगा। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर योर एग्जाम।